हम यहाँ पे ईयर बेस्ड पजल पढ़ने जा रहे हैं, है ना जी। तो जैसे बैंकिंग के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में आपकी ईयर बेस्ड पजल आती है ना, प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ पजल जो कि आपके बैंक एग्जाम में स्पेशली रिलेट करती है। तो इसको बेसिक से एडवांस समझेंगे, है ना जी। तो जैसे अगर हम ईयर बेस्ड पजल की बात करें तो दो पार्ट्स में हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ईयर बेस्ड पजल में आपको ईयर्स गिवन होते हैं, ईयर दिए जाते हैं जो कि ऑलरेडी क्या है, गिवन है। और यहां पे आप बेस बनाते हैं किसका, ईयर्स का। ये बेस बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बेस ईयर भी दिया जाता है अलग से एडिशनल, और बेस ईयर जो दिया जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जो लोगों का जन्म हुआ है, जैसे 8 लोग हैं और 8 लोगों का जन्म हुआ है अलग अलग सालों में, है ना। और बेस ईयर दिया गया कि 2025 में उनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो 2025 के आधार पे सबका अलग अलग एज आएगा। जैसे किसी का जन्म 2015 में हुआ तो 10 साल का हो गया, किसी का 2012 में हुआ तो 13 साल का हो जाएगा, किसी का 2000 में हुआ तो 25 साल का हो जाएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन किसके आधार पे कर रहे हो, बेस ईयर के आधार पे कर रहे हो। और बेस ईयर क्या है, 2025 है। तो ऐसे करके जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो जो बेस ईयर होता है वो आसपास का ईयर दिया जाता है। जैसे आप अभी 2026 में एग्जाम देंगे तो 2025 का 2026 का बेस ईयर देगा। 25 में आपने एग्जाम दिए होंगे तो 24 या 25 का ऐसे बेस ईयर दिया होगा। तो इसी तरह से एग्जामिनर बेस ईयर देता है, जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे होते हैं उसी के आसपास का ईयर देता है। जनरली उससे या उससे पहले का देता है, बाद का नहीं देता है, वो आया नहीं अभी, ऐसे करके। तो एक तो ये हो गया कि पहले से आपको ईयर्स गिवन होंगे और बेस ईयर भी दिया है। कई कई बार ऐसा भी होता है कि बेस ईयर नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ ईयर में कैलकुलेशन करनी है कि भाई 7 साल है तो किसी का रिटायरमेंट पहले हो गया, किसी का रिटायरमेंट बाद में हो गया। एक जनरल सा भी सवाल बन सकता है। या फेयरवेल पार्टी हो गई, किसी की इस साल में हुई, किसी की इस साल में रिटायरमेंट हुआ, या अलग अलग सालों में जन्म हुआ, ऐसे करके है। और फिर एक एडवांस क्वेश्चन का भी डिजाइन, एडवांस क्वेश्चन भी बनता है। तो एडवांस क्वेश्चन में क्या बनता है कि आपको बेस ईयर दिया जाएगा लेकिन ईयर्स नहीं दिए जाएंगे। बेस ईयर तो होगा, ईयर्स नहीं दिए जाएंगे, आपको खुद से निकालने पड़ेंगे। बस ये कहेगा कि 1950 से पहले किसी का जन्म नहीं हुआ है, 1950 के बाद हुआ है। तो वो कंडीशन इस तरह से फ्रेम करेगा कि आपको वहां पे ईयर्स भी निकालने पड़ेंगे, बेस ईयर देगा बस, और ईयर्स आपको खुद निकालने पड़ेंगे। वो एडवांस क्वेश्चन भी हो जाता है जो मेंस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो बेसिक सवाल भी है, मॉडरेट भी है और एडवांस भी। विदाउट वेरिएबल बेसिक सवाल हो जाता है जहां पे सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, और जहां विद वेरिएबल पॉसिबिलिटीज के साथ होगा वो मॉडरेट हो जाता है, और जहां पे ईयर वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, वेरिएबल भी है तो वो निकालना है तो वो एडवांस हो जाता है। इसमें हम जो बेस बनाते हैं वो हमने कहा कि ईयर्स को बेस बनाते हैं अगर वो ईयर क्या है, दिए गए हैं। अगर ईयर दिए गए हैं तो बेस बनाते हैं, और ईयर अगर नहीं दिए गए तो कंडीशन के आधार पे चलते हैं। जब आपको ईयर्स नॉट गिवन है, मतलब ईयर्स क्या है, नॉट गिवन है, तो हम आगे बात करेंगे कि ईयर्स आपके नॉट गिवन है, तो फिर हम वहां पे डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेस होता है ना, ये किसी भी पजल के लिए, ऐसा नहीं इसी पजल के लिए, तो जो बेस होता है वो डेफिनेट कंडीशंस होती है। कई बार आप देखते हैं कि आपको सिचुएशन आती है कि यार एसएच इसमें बेस नहीं दिया हुआ है कि हम जो बेस बनाए, तो फिर कोई भी डेफिनेट कंडीशन जो होती है वो अपने आप में एक बेस होता है। फिर हम रिलेट करते हुए चलते हैं। ईयर्स का बेस हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जैसे आपको इसमें कहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 6 ईयर्स है या 7 ईयर्स है, 1965, ठीक है जी, 1970, 1972, 1975, 1980 और 1985। 1 2 3 4 5 6 और एक और दे दिया मैंने 1990। ये 7 ईयर्स में 7 पर्सन्स का अलग अलग ईयर में जन्म हुआ है, और जो बेस ईयर दिया गया फॉर एग्जांपल वो दिया गया 2025 का। अब कंडीशंस आएंगी, तो कंडीशंस में जनरली क्या आएगा, जैसे किसी का जो जन्म हुआ है वो ऑड नंबर्ड ईयर में हुआ है, ऐसे कहेगा। या किसी का जन्म हुआ है तो इवन नंबर्ड ईयर में हुआ है, ऐसे कहेगा। या कहेगा किसी का जो एज है वो क्या है, ऑड है, या
इवन है, या फिर एज ऐसे भी हो सकता है कि वो क्या है, प्राइम नंबर है, या स्क्वायर है, या फिर क्या है, क्यूब है, या वो किसी का मल्टीपल नंबर है, या वो किसी का क्या हो सकता है, मल्टीपल नंबर हो सकता है। या इसमें एक ऐसे भी आ सकता है कि लीप ईयर का कंडीशन आता है। लीप ईयर तो आप जानते हैं, जो ये 4 से पूरी तरह से क्या हो जाए, डिविजिबल है, वो लीप ईयर होता है, और जो डिविजिबल नहीं होता है वो ऑर्डिनरी होता है। तो लीप ईयर की कंडीशन भी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कोई है लीप ईयर? एट्टी, फिर 84, फिर 88, 92, 80 क्या है इसमें लीप ईयर है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 72 भी है, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया जो क्यू का जन्म हुआ है वो लीप ईयर में हुआ है, तो पॉसिबिलिटी दो आ गई। अब क्यू का जन्म अगर लीप ईयर में हुआ है तो यहां भी हो सकता है और वो यहां भी हो सकता है। तो अब हमें करना क्या होता है कि हम ईयर का बेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ईयर पर बेस्ड होती है और उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कंपैरिजन हो जाता है, इसलिए बेस लेते हैं। जैसे हम फ्लोर का लेते हैं, डेज का लेते हैं, ऐसे इसका लेते हैं। अब 2025 का बेस ईयर है, तो कंडीशन कंपैरिजन करने से पहले, पार्ट ए करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो ईयर्स दे रखे हैं और जो बेस ईयर है, बेस ईयर में से ईयर्स को माइनस कर लेते हैं, जिससे कि एज रिलेटेड कंडीशन भी हमारी समझ में इजीली आ जाती है। फॉर एग्जांपल 2025 में से 1965 घटाओगे तो कितना बचेगा, 35, और 25 कितना हो गया, 35 और 25 60 हो गया ना, तो ये 60 हो गया है ना। 70 अगर करेंगे तो 30 और 55 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिर 45 है ना, ये आपका हो जाएगा 40, और ये आपका हो जाएगा 30। तो हमने क्या किया, बेस ईयर में से सारे ईयर्स को माइनस कर दिया। बोले क्यों, क्योंकि कुछ कंडीशन आएंगी ईयर्स को लेकर, जहां पे ऑड नंबर ईयर्स है, लीप ईयर्स है, इवन नंबर ईयर्स है, कुछ कंडीशन आएंगी किसको लेकर, एज को लेकर। या ऐसी भी कंडीशन बनेगी कि पी की जो एज है वो क्यू और आर का जो एज है उसका डिफरेंस है, पी की जो एज है वो क्यू और आर की एज का डिफरेंस है। या कभी कहेगा डब्ल्यू का जो एज है वो क्यू और आर की एज का सम है, ऐसे भी हो सकता है। तो कंडीशन जब एज के आधार पे आएंगे तो पहले से अगर आप ऐसे माइनस कर लोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे क्यू 1972 या 80 में होगा, फिर कहीं कहेगा आपसे कि जो जी का एज है ना, जी का एज 5 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे कंडीशन आ गई। जी का जो एज है 9 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 और 5 का मल्टीपल 35 हो नहीं सकता, 40 हो नहीं सकता, 45 हो सकता है। एक तो ये हो गया, ये 9 और 5 दोनों का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो हमारे जी का एज क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, जी के डेफिनेट होने से क्यू आ गया। तो ऐसे करके हमारा कंपेरिजन आगे बढ़ता जाता है। तो बेस का एक तरीका है जो हम इस तरह से लेके चलते हैं। तो पहले हम थोड़े जनरल सवाल करेंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, और फिर हम ऐसे कंडीशन पे, ऐसे क्वेश्चन पे आएंगे जहां पे हम खुद से भी बेस बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको पहला सवाल यहाँ पे दे रहा हूं जो कि बेसिक सवाल है, इसमें अलग से बेस ईयर नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक जेनरिक सवाल, क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं। 7% है, 7% का एडमिशन होता है कॉलेज में, ठीक है जी, और अगस्त में होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में होता है। जैसे किसी का 2011 में होगा, किसी का 2012 में होगा, किसी का 13 में होगा, तो एक फ्लो है। तो हम जो बेस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ईयर्स का बेस बनाएंगे। अब बेस ईयर की इसमें जरूरत भी नहीं है, बस एडमिशन होता है। बेस ईयर कहां पे चाहिए होता है, जब एज कैलकुलेट करनी होती है कि किस ईयर के रेस्पेक्ट में हम एज कैलकुलेट करें। जैसे मैं कहूं 2025 में आप कितने साल के हैं, तो 2025 बेस ईयर हो गया। अब यहाँ पे बेस ईयर की ऐसे जरूरत नहीं है, बस आपको ईयर का फ्लो बनेगा और कौन पहले और कौन बाद में ऐसे करके निकालना है। तो करिए इस सवाल को।
ये बहुत ही बेसिक सवाल है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको इंट्रो से पता लग गया, ईयर का हमने बेस बनाया 2011, फिर आपका आ गया 12, फिर आपका आ गया 13, फिर आ गया आपका 14, 15, 16 और 17। ये 7% है, आपने बेस बना दिया। जैसे जनरल बेस आप फ्लोर का बनाते हैं, ऐसे करके बेस बना दिया। किसी भी सवाल में हम क्या करते हैं, पार्टी तो करते ही हैं, तो पार्टी करेंगे। अब यहां पे हमने पढ़ना स्टार्ट किया, बी का जो एडमिशन होता है किससे पहले है, एफ से पहले। तो हमने सिस्टमेटिक बेस बनाया है, तो बी का जो एडमिशन है वो क्या है, एफ से पहले है। अच्छा, एफ का एडमिशन किससे पहले है, सी से पहले। अब कितना भी पहले हो सकता है। अच्छा, डी का जो एडमिशन है इमीडिएटली बिफोर है किससे, ई से। तो ई से जस्ट पहले एडमिशन है हमारे डी का, और यहां पे कहता है ई का जो एडमिशन है वो लीप ईयर में है। तो लीप ईयर यहां पे 2016 भी हो गया और 2012 भी हो गया। अगर हम यहाँ पे ई करते हैं, सॉरी यहाँ पे ई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ई की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी है, ऐसे करके। अब मैं आगे पढ़ा, जी का एडमिशन जो होता है इमीडिएटली आफ्टर ए के बाद होता है, जस्ट बाद में किसका, जी का एडमिशन होता है। अच्छा, ए और डी का एडमिशन 2011 में नहीं है, तो ए का और डी का एडमिशन 2011 में नहीं है, तो ऐसे डी क्लियर हो गया। भाई ई यहां पे रखोगे तो डी नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पे ई की पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, तो इसको डेफिनेट कर दो, जिससे कि आगे समझने में आसानी हो। क्रॉस चेक करते हुए चल रहे हैं, ई आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलो आगे देखो, ए का एडमिशन उस ईयर में हुआ है जो क्या है, ऑड है। तो ए का एडमिशन ऑड में हुआ है, तो यहाँ तो ए हो ही नहीं सकता, ए के बाद जी है। अच्छा, ए यहां भी नहीं होगा, या तो ए यहां हो सकता है, और या फिर ए यहां है ही नहीं। तो ए का तो एक ही प्लेस बचा, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए के जस्ट बाद क्या है, अब ये तीन चीजें बची हैं, तो यहां पे क्या होगा, बी, एफ और सी। ये बहुत बेसिक सा सवाल है। जैसे हम, क्योंकि हम तो आरआरबी क्लर्क भी लगाएंगे, आरबी असिस्टेंट भी करेंगे। अब आरबी असिस्टेंट ऐसा नहीं बहुत बड़ा लेवल होता है, आरबी असिस्टेंट इसलिए बड़ा माना जाता है, उसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, उसमें स्पीड तूफानी चाहिए होती है। तो अभी जैसे आपके बैक टू बैक 2026 में एग्जाम होंगे, तो आपको इस तरह से पढ़ना है जिससे कि आप एक ही तैयारी से मल्टीपल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये रिजोल्यूशन आपको जरूर बनाना है कि आपको ऐसा नहीं, नहीं ये प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग मॉक उठा सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई हमेशा इस तरह से होगी कि जीरो से लेकर टॉप नोच लेवल तक जाइए, जिससे कि एग्जाम में कभी थोड़ा हार्ड लेवल होता है, कभी आसान होता है, कभी एसबीआई क्लर्क का लेवल आपको आईबीपीएस क्लर्क पे मिल जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क का लेवल आपको कभी कभी पीओ प्रीलिम्स में मिल जाता है, कभी पेपर हार्ड कहते नहीं, कुछ सेक्शन हार्ड आ गया, कुछ सेक्शन इजी आ गया। लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है, जीरो से टॉप नोच तक करनी है। ओके, और आरबी असिस्टेंट भी पॉसिबल है, इसको भी इंक्लूड कर लो अपने उसमें, क्योंकि जो यहीं से भी आपके सेलेक्ट हुए हैं आरबी असिस्टेंट में, और आरबी ग्रेड बी में भी सेलेक्ट हुआ है बच्चा, जो मेरे स्टूडेंट है, मेरी बात भी होती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो उनका अलग से वो था, पर उनका पढ़ने का तरीका सिस्टमेटिक था कि यार जीरो से टॉप नोच तक पढ़ना है, और अभ्यास उसी तरह से करना जिस तरह का एग्जाम हमारे सामने आ रहा है, मॉक जो लगाते हैं, तो क्रैक हो जाता है फिर। अगला सवाल ये है आपका। अब यहां पे देखो, पहले तो हमें देखना है बेस, इंट्रोडक्शन देखना है। आपके 8 क्या है, पर्सन्स हैं, 8 क्या है, ईयर्स हैं। अच्छा, यहां पे एक्सपीरियंस है उनका, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया। अब जो एक्सपीरियंस होता है वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही तो होता है। भाई मैं कहूं 2015 में मैं कितने साल का एक्सपीरियंस था मुझे, तो मैं कहूंगा साहब 3 साल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि 2012 में तो मैंने शुरू ही किया था। 2020 में कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूंगा 8 साल का है। तो कोई ना कोई बेस ईयर तो होगा ना जिसके आधार पे एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो बेस ईयर क्या है यहाँ पे, तो ये वो क्वेश्चन हो गया जहां पे बेस ईयर भी है, ईयर्स का बेस बनाएंगे और एक्सपीरियंस उस तरह से कैलकुलेट होगा। तो 2023 में से ईयर्स को माइनस करेंगे, फिर आपकी एक्सपीरियंस के नंबर आएंगे, और उस आधार पे आपकी कंपैरिजन होता चला जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते, क्लियरिटी होनी चाहिए करना कैसे है। अब करो।
पहले बेस ईयर बनाइए, पहले सॉरी ईयर्स का बेस लीजिए, फिर बेस ईयर में से माइनस करिए, फिर करिए। हो गया? जैसे हमने ईयर बनाया 1965, आपका 1978, 81, 88। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो ईयर दिए जा रहे हैं वो सीक्वेंस में ना हो, तो लेकिन आपको जो बेस बनाना है वो सीक्वेंस में बनाना है, क्योंकि आफ्टर बिफोर का कंसेप्ट आप सभी तभी रिलेट करोगे, है ना। तो 88 के बाद आपका 93 है, और ये 98 है, ये क्या है, अच्छा अब ठीक ऐसे, और ये 2003 है, और ये 2007 है। ये हमारा हो गया पार्ट ए। अब देखो v का जो एक्सपीरियंस है इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। v का एक्सपीरियंस क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन हम तो पहले तो उसमें से बेस ईयर में माइनस करेंगे ना, तो तभी हमारा कैलकुलेट होगा। तो माइनस कर लेते हैं, कितना आया 58, ये 45, 42, 16। अब यहाँ पे कह रहा है बी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दो चीजें निकली हमारी। फिर आगे कहता है सम ऑफ डब्ल्यू एंड बी इज 60। अगर 60 का सम है तो 25 के साथ अगर हम 35 मिलाते हैं तो 60 हो जाएगा, और 16 के साथ क्या मिलाएं, हो ही नहीं पाएगा, तो ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो v है वो आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कौन हो गया, w हो गया। अच्छा आगे चले, t का जो है मल्टीपल ऑफ 7 और 6 दोनों होना चाहिए, तो हमारा 37 का नहीं हो पाएगा, यही हो पाएगा, है ना। तो ये किसका हो गया, t का हो गया। अच्छा x का जो हायर एक्सपीरियंस है किससे, w से, तो w से ज्यादा एक्सपीरियंस से ऊपर आएगा, और किससे कम है, s से, तो s से कम है और w से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ज्यादा एक्सपीरियंस है उसका। अच्छा कहता है जिसका जो 2007 में वो y नहीं है, तो 2007 वाला y तो है नहीं, ऐसे करके
अच्छा, फिर आपसे कहता है Q का ज्यादा है U से और Y का मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, तो Y यहां पे भी नहीं आएगा, तो Y यहां पे आ गया। और किसका ज्यादा है? Q का ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो ऐसे करके थोड़ा लैंग्वेज को स्टैंडर्ड किया, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। और यहाँ कोई हवाबाजी नहीं करनी। आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, बिल्कुल ध्यान से आराम से पढ़ना है। हवाबाजी बाकी एग्जाम्स के उसमें होती है, तोता उड़ गया मैना उड़ गया ऐसे करके। बहुत सिंसियर आराम से पढ़िए, बेसिक तरीके से। क्लियर है जी? अब अगले पे चले, तो जो हमारी कमियां है ना उसको हमें देखना है और उस पर वर्क करना है। अगले सवाल में वो कमी ना हो, दूसरी हो जाए, कोई बात नहीं। इसलिए पहला है मिस्टेक को समझना, एक्सेप्ट करना, और वो रिपीट ना हो ऐसा प्रयास करना। छोटा सा प्रोसेस है। अब यहां पे बेस ईयर दिया गया है क्या? ऐसा लग तो रहा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8% है, ये ईयर दे रखे हैं, 2025 का बेस ईयर है। खटाखट कर दो, प्रीलिम्स के सवाल चल रहे हैं अभी। करिए। है जी? डन है?
देखिए मुझे सर में सर 1975, 1978, 1989, 1995, अच्छा 92 रह गया, 92, 95, ऐसे करके आपके ये है, और बेस ईयर आपके सामने हमने पार्ट ही किया, तो इसमें कहता है कि m इज 3 years ओल्डर टू k, जो m है k से 3 years ओल्डर है। पहले इसको माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 50, 30, 3, 20, तो 3 साल बड़ा है m 3 से k से 3 साल बड़ा है, तो हमारा जो m है यहाँ पे आ सकता है, m जो हमारा यहाँ पे आ सकता है, m यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। m k से 3 साल बड़ा है। आगे कहता है 14 ईयर्स का गैप है k और u में, तो 14 ईयर्स का गैप है, अगर मैं k यहाँ पे लेता हूं तो 14 ईयर्स का मतलब है u यहाँ पे आ जाएगा, और अगर मैं k यहाँ पे लेता हूं तो 14 ईयर्स का गैप आएगा, 44 या 16 नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो k आएगा नहीं, तो यहाँ k नहीं आएगा, तो यहाँ पे m, ठीक है जी। अगर मैं k यहाँ पे लेता हूं तो 14 ईयर्स का गैप होना चाहिए, 14 ईयर्स का 47 आ जाएगा, क्यों नहीं आ सकता भाई। यहाँ पे k रखेंगे तो यहाँ पे आपका u आ जाएगा, और यहाँ पे अगर k रखेंगे तो यहाँ पे u आ जाएगा। तो k और u का आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे k आएगा या फिर u, और यहाँ पे भी k आएगा या फिर, ये क्लियर हो गया हमारा। हाँ यहाँ पे भी आ सकता है, ओ इसलिए नहीं लगते हैं, कोई बात नहीं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, k यहाँ पे आ सकता है, k यहाँ पे आ सकता है और k यहाँ पे, ऐसे लिख लेते हैं। चलो कोई बात, आगे देखो। टोटल एज k और p का 1 साल ज्यादा है n से। अच्छा, k और p का जो सम है वो 1 साल ज्यादा है किससे, n से। पता नहीं कितना हो, q का एज मल्टीपल ऑफ 3 है, q का जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब q का एज मल्टीपल ऑफ 3 है, बट q डज नॉट बोर्न इन द ऑड नंबर ईयर, तो q का मल्टीपल ऑफ 3 है और उसका जन्म जो है ऑड नंबर ईयर में नहीं है, तो q हमारा यहां हो सकता है ना जी। q का मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन ऑड नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन ऑड नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पे भी q हो सकता है, और मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन ऑड नंबर है, मल्टीपल ऑफ और कोई नहीं, तो हमारा q की पॉसिबिलिटी है 2। l छोटा है q से, तो यहाँ पे q, और इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे q आएगा तो यहाँ पे k की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब k हमारा यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, अभी देखते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे k रख देते हैं तो u नहीं आएगा, क्योंकि 14 ईयर का गैप है, तो k यहाँ पे रखने से u यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब k यहाँ भी कैंसिल है तो m भी कैंसिल है, और m यहाँ भी कैंसिल है, इसका मतलब आपका k यहाँ पे आएगा और हमारा m यहाँ पे आएगा। अब k और u का 14 ईयर्स का है तो u कंफर्म हो गया। अब l छोटा है किससे, q से, तो l यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, r से भी छोटा, तो r तो ऊपर आ रही है। अच्छा, ये k और p का जो सम है n से एक ज्यादा है, तो इनमें ही, अब k तो ये हो गया 15, 15 के साथ क्या जोड़ें जो एक किसी एक से ज्यादा हो जाए। 15 में अगर हम
36 जोड़े तो 47 हो जाता है। नहीं, हाँ ये 1 साल ज्यादा है, तो अगर हम इसमें क्या जोड़े 36 तो 51 हो गया। 51 1 साल ज्यादा है, सही हो जाएगा। इसके साथ तो नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब है कि अगर 15 है तो इसको आप कर दो P, और इन दोनों का सम हो गया 51, और जो n का हो जाएगा 50, और यहां पे हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल। बस ये था कि जो हम पार्ट ए कर रहे हैं उसमें जो क्रॉस चेक करके चल रहे हैं, वहां भी अगर हमने छोटा सा भी गैप किया तो वो आगे जाके हमारे लिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाता है। ये हमें ध्यान रखना हर पजल में, कि जो हम पार्ट ए में चाहे हमें 15 सेकंड या 1 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन आगे की पॉसिबिलिटीज बहुत ना के बराबर हो जाती है। और कई बार आप देखते होंगे पेपर में या मॉक लगाते समय कि जो हम पार्ट ए में थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते हैं तो आगे जाके हमें समझ में नहीं आ रहा होता है और दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाता है, और फिर हम पॉसिबिलिटी अननेसेसरी चेक करते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ये क्रॉस चेक जो है एट द टाइम ऑफ पार्ट ए वो बहुत ध्यान से करना होता है, और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ए बस सबसे बढ़िया तरीका है, करते समय दोबारा हमें इंफॉर्मेशन पे ना जाना पड़े, समझो आप एक टॉप नोच लेवल में चल रहे हो। अगर आपको इंफॉर्मेशन बार बार पढ़नी पड़ रही है, 2 बार पढ़नी पड़ रही है, 3 बार पढ़नी पड़ रही है, तो अभी आपको लर्निंग की आवश्यकता है विशेष ज्यादा। ये आप खुद से भी इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होती है तो रीडिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अप्रोच का पार्ट जो मैं समझा रहा हूं, जहां तक मेरा कंट्रीब्यूशन है आपकी प्रिपरेशन में, वो ये है सबसे बड़ा, कि आपको इस तरह से हिंट्स और पार्ट ए और क्रॉस चेक ऐसे करना है कि आपको दोबारा उस इंफॉर्मेशन में जाने की जरूरत ना पड़े। वहां तक मेरा कंट्रीब्यूशन है। और रीडिंग एक बार में पढ़ते पढ़ते समझ में आते जाए, ये आपका अभ्यास पर बेस्ड है। तीर चलाना आ गया, बार बार लेकिन तीर चलाऊंगा तो फिर उसमें तीर चलाने की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी ना, नहीं तो आराम से कमान उठाएंगे फिर क्या होगा, खटाखट खटा। तो ऐसे करके वो प्रैक्टिस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बहुत जरूरी होती है, और कभी कभी सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूरी है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, एन नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस ऑलवेज मैटर्स अ लॉट। ठीक है जी, आते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहां पे अब हमें जो बेस ईयर दिया है वो क्या है, 2024 का है। 8 लोग हैं हमारे सामने और यहाँ पे ईयर दे रखे हैं, तो बेस बनाओ और 24 के रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट कर दो। थोड़े टेक्निकल सेंटेंस आएंगे, नो प्रॉब्लम।
जी बेस ईयर बनाया, मतलब ईयर्स का बेस बनाया 64, 72, 74, अब देखिए बेस ईयर है यहाँ पे आपके सामने तो 2024, पहले आप पार्ट ए करेंगे, राइट, हमने माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 60, 52, 36, ये तो हमारा प्राइमरी काम हो गया। अब उसके बाद शुरू करेंगे डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड सी 6 ईयर्स, और एच क्या है, बड़ा है सी से, 6 ईयर्स का डिफरेंस है, तो एक तो यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और 6 ईयर का डिफरेंस कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पे एच होगा या यहां पे सी होगा या फिर यहां पे एच होगा तो यहां पे सी। इट मींस एक प्लेस पर दो में से किसी एक का आना श्योर हो तो मेंशन करो, तुरंत आप मेंशन करेंगे यहां पे एच और सी में से कोई एक तो आना ही आना है, एच ऊपर तो सी और एच यहां तो फिर सी, ऐसे करके। अब हम आगे चलेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ बी इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी का डबल है, अगर 30 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और 40 या 24 होता है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो क्या कहता है, ओनली 2% बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में दो लोग हैं, तो मेरे भाई बी और एफ के बीच में दो लोग हैं तो यहाँ पे बी यहाँ पे होगा, तो दो छोड़ के यहाँ पे तो एफ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसे बन गई, जरूर मेंशन करो अगर दो में से किसी एक का आना श्योर हो, और कोई तीसरा पर्सन नहीं आ सकता, बी और एफ में दो है, तो जब भी श्योरिटी मिलती है आउट ऑफ 2 1 इज पॉसिबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस तो मेंशन करो। आगे देखो, सम ऑफ एफ एंड जी इज 100 ईयर्स, एफ और जी का सम 100 ईयर्स है, अगर एफ यहां पे होता है तो जी यहां पे हो जाएगा, और एफ यहां पे होता है तो जी यहां पे हो जाएगा, तो जी की पॉसिबिलिटी क्या आ गई, और यहां पे लिख भी लो थोड़ा सा कि एफ और जी का सम कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, आगे देखो, प्रेजेंट एज ऑफ एफ इज 8 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, एफ का जो है ए से 8 ईयर ज्यादा है, एफ यहां पे होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा, और एफ यहां पे होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो मतलब जो एफ का है ए से, ए में +8 करोगे तो बराबर क्या आएगा, एफ आएगा। नाउ ई का जो 16 ईयर्स छोटा है किससे, ए से, अगर 52 करते हैं तो इससे 16 साल छोटा क्या हो जाएगा, कोई है, 52 में 16 माइनस कर लो ना, तो 36 होना चाहिए, हो तो सकता है, हो तो सकता है, ए अगर हम यहां पे करते हैं तो यहां पे कौन हो सकता है, ई, राइट ना, अच्छा, और अगर हम ए यहां पे करते हैं तो 24, अच्छा 24 हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब है ए में -16 करने पर आपका क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो, सम ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ई एंड डी 74, ई और डी का 74 आना चाहिए, अब ई की पॉसिबिलिटी 2 है, अब 24 करते हैं तो 74 आना चाहिए, तो 50 होना चाहिए दूसरा,
पॉसिबल है। और अगर हम ई को 36 करते हैं तो क्या जोड़े 74 के लिए? 38 जोड़ना पड़ेगा। बात लास्ट में जाके पूरे क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड पेशेंस ऑल्सो, द फ्लो ऑल्सो। हम अपना कर्म अच्छे से करेंगे, बाकी रही प्रभु इच्छा, काइंड ऑफ थिंग। समय से पहले भाग से ज्यादा न मिला है न मिलेगा, काइंड ऑफ थिंग। इनका भी इन्वॉल्वमेंट है जब आप करते हैं। आप काम कर रहे हो, अच्छे से करते जा रहे हो, तो लास्ट में आके देखो अपने आप ही मिल गया फल। क्या हो गया? ई यहां पे कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा? ई यहां आने से ए कंफर्म होगा, ए कंफर्म होगा, तो ए कितना हो जाएगा? और ए कंफर्म होने से जी कंफर्म होगा, है ना? और ए में 8 जोड़कर एफ आएगा, तो ए में 8 जोड़ दो, तो यहां पे क्या होगा? एफ होगा। और एफ यहां पे होने से यहां पे, अच्छा सुनो, लास्ट में हमारा था डी, डी कितना हो जाएगा फिर? 50 हो जाएगा। अच्छा सारा हो गया। अब देखो, अब यहां पे एच आएगा तो सी नहीं आ सकता, तो यहां पे क्या आएगा? और यहां पे क्या आएगा? एक लास्ट पॉइंट से पूरा पजल ही खत्म। ये लास्ट पॉइंट। तो काइंड ऑफ पेशेंस, काइंड ऑफ फ्लो, ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पजल। पजल सॉल्व करना सिर्फ एक चीज नहीं है, वो सारी चीजों का समावेश है, 360 डिग्री है। ऑल द फैक्टर्स विल वर्क जब आप पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। अब यहां पे मैंने वेरिएबल ऐड कर दिया है। द काइंड ऑफ क्लर्क मींस अ काइंड ऑफ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल। जहां पे वेरिएबल के साथ है हैविंग सम पॉसिबिलिटीज, यू विल क्रॉस चेक, थोड़ा एफर्ट्स लगेंगे।
जी। जी देखिए, सबसे पहले हमने बेस बनाया 52, 55, 67, 1976, 79, 1996 and 2006.
ठीक है, हमने किया है पार्ट ए। बेस ईयर हमारे पास 2024 किस है, ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, क्या है निकल के 69 54। अब बेस वो बन गया। अब ना पार्ट ए, तो कैसे करेंगे देखो, हमने शुरू किया, कहता है जिसका ब्लू है वो जी के बाद है और 76 वाले से पहले है। 76 वाले से पहले ब्लू यहां हो सकता है, ब्लू यहां हो सकता है, ब्लू जी के बाद भी है ना, तो जी के बाद ब्लू है और 76 से पहले है, तो ब्लू की जो पॉसिबिलिटी है वो यहां दोनों जगह पे आ रही है। कहता है ए का जो जन्म है वो इवन ईयर में हुआ है, लेकिन उसका एज मल्टीपल ऑफ 5 है और ए सबसे छोटा नहीं है, तो ए यहां तो आएगा नहीं। मल्टीपल ऑफ 5 उसका एज है, 25 हो सकता है, 45 हो सकता है, तो एक ही बात दो हो गई। ठीक है जी। अच्छा, कहता है एफ का जो एज है डबल है किसका, डिफरेंस का, किसका, ए और जी का, तो ए और जी का जो डिफरेंस आएगा उसका डबल एक्चुअली इंटू 2 बराबर क्या है, एफ है, जो भी डिफरेंस आएगा। ई का जो एज है वो डिफरेंस है किसका, बी और सी का, तो बी और सी का जो डिफरेंस है वो ई का एज है। और ये भी कहता है जो आपका ई है वो यंगेस्ट नहीं है। अच्छा, सी सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, ठीक है जी। फिर आपसे कहता है जो ओल्डेस्ट पर्सन है उसका क्या है, ब्लैक है, तो ओल्डेस्ट पर्सन का ब्लैक है, तो हमने यहां पे ब्लैक रख दिया। फिर कहता है यंगेस्ट पर्सन का रेड है, यहां पे क्या कर दिया आपने, रेड कर दिया। ओके, जी का येलो कलर नहीं है, जी का येलो नहीं है, कोई बात नहीं। और फिर कहता है जो पर्सन जिसका व्हाइट कलर है वो ऑड ईयर में है और मल्टीपल 14 का है, तो 14 का मल्टीपल कौन सा है इसमें, 42, तो 42 हो जाएगा आपका व्हाइट। और लास्ट में ए का कलर क्या है, तो ये पिंक कलर है, यहां पे आपने लिख दिया। ये हमारा पार्ट ए है विद क्रॉस चेक एंड ऑल। अब यहां पे हमें दिमाग क्या लगाना है, जैसे पार्ट बी होता है, एक तो हम क्या करते हैं पार्ट बी में जो मिल गया है उससे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, यहां कनेक्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर जो लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस है जिसकी संभावना कम से कम हो सकती है उसको हम चेक करते हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी कितनी है बोले तो, लेट्स सी। अब जी की पॉसिबिलिटी भी कितनी है, 2 ही है, बोले क्यों, क्योंकि जी के बाद देखो ब्लू यहां होगा या फिर यहां होगा, तो जी हमारा यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, जी यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि ब्लू का जाएगा, फिर ए की 2 संभावना, जी की 2 संभावना। अब सुनो, अब मैंने चेक किया तो जैसे वो कहता है ए का एज 25 होगा या 45 होगा, अगर मैं ए का एज 25 लेता हूं तो जी की बातें 2 हैं, जी 66 या अगर मैं जी को 66 करता हूं तो डिफरेंस आएगा 41 का, और 41 का डबल होता है 82, तो एज ही नहीं किसी का, नहीं हो सकता। अच्छा, इसको मैं 25 रखूं और इसको मैं 69 कर दूं तो डिफरेंस आएगा 44 का, डबल होगा 88। This means A का 25 is not possible with comparison 66 and 69. The double is not possible. So A25 is not possible. The base is A25 को हम चेक करना स्टार्ट किया था हमने. So A25 is not possible. So A45 is confirm. Sorry, यहां पे कर देंगे. A का क्या है, पिंक है, तो यहां पे हम पिंक कर देंगे. अच्छा सुनो, अब इन दोनों में से देखो, अगर मैं करता हूं 69 के साथ डिफरेंस
तो 24 होता है, और 24 का डबल 48 होता है। 48 हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो 45 का 69 के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन किसके साथ है? 66 के साथ। कितना आएगा डिफरेंस? 21 का डबल कितना हो जाएगा? तो F इज 42 और G इज 66। 76 और G के बीच में कौन है? ठीक बात है, G का येलो नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? और यहां पे बचा ये कलर भी आपके डन है। द लास्ट कंडीशन इज दिस। अब ये कैसे करेंगे? 2 बार पॉसिबिलिटी चेक कराई उसने हमसे। फिर वही बात है, जब जब हम डिसकनेक्टेड हो जाएंगे तब तब हम लीस्ट पॉसिबल पे काम करेंगे। ये थॉट है फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए, आधा घंटे वाला सवाल भी आ जाए, जब जब हम अनरिलेटेड हो जाएंगे, डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तब तब हम रिमेनिंग इंफॉर्मेशन का लिस्ट ढूंढेंगे और फिर दोबारा से कनेक्ट करेंगे। सवाल का लेवल उस समय एडवांस माना जाता है जब वो बार बार आपको डिस्कनेक्ट करता हो और आप बार बार रिकनेक्ट करते हो। सो रिकनेक्ट करना इट्स अ वेरी बिग टास्क। थ्रू लिंक चलते रहना इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स एवरेज टास्क, बट विदाउट एनी कनेक्शन टू रिकनेक्ट, टू रीस्टार्ट इन योर जर्नी ऑल्सो, दैट इज अ बिग टास्क। जब आपके साथ कोई हेल्प ना हो और फिर आप रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन, रीस्टार्ट योर जर्नी, रीस्टार्ट योर रिलेशन, तो क्या है? वो बिग टास्क है। तो ऐसी पजल है, कनेक्शन मिलता जा रहा है, होता जा रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। क्यों सर? तो अभी क्या है? रीस्टार्ट, रिकनेक्शन करना है। रिकनेक्ट जब हम कब करेंगे तो क्या करेंगे पजल में? जो लीस्ट पॉसिबल है। और ऐसे आप लाइफ में भी सोचो ना, इसको एकदम देखो, पजल को मैं जीता हूं इसलिए मैं पजल को पढ़ा पाता हूं। जैसे अभी कोई मेरे को मिलने वाले आए थे, मैं कहीं पे मिला था एक जगह 2-4 दिन पहले, तो बहुत दिन बाद उनसे मुलाकात हुई। वो भी इंस्टीट्यूट चलाते, कई सालों बाद भी दिल्ली आए हुए थे। तो उनसे बातचीत जब 1-2 घंटे में साथ रहा, तो उन्होंने मेरे को लास्ट में फिर शाम को कॉल किया। उन्होंने कहा कि एक बात तो है। बोले क्या? कि आप रीजनिंग को पढ़ाते नहीं यार, मेरे को अभी तक तो मैं दूर दूर से दिखता था, उससे यूट्यूब वगैरह से पता चलता था, लेकिन आप रीजनिंग को जीते हो, आपकी हर बात में रीजनिंग आती है। बातचीत कर रहे हो तो रीजनिंग, आप किसी नॉर्मल इंसान से बात करो तो रीजनिंग, चाय वाले से बात कर रहे हो तो रीजनिंग। तो इस तभी मैं समझ गया कि इसका मतलब तभी आपकी रीजनिंग अच्छी है। तो रीजनिंग मतलब क्या? कोई चीज को प्रैक्टिकली उसमें फील लेना। तो ऐसे हम पजल की बात कर रहे हैं, उसको कनेक्ट करो आप, रटना थोड़ी है पजल, कोई भी पजल आएगी आपके सामने। तो रिकनेक्ट हम कैसे करते हैं? ऐसे हम रिकनेक्ट कर, और ये बिग टास्क है, ये नहीं, इस पजल से आपको ये समझना होगा कि मैं ईयर की तो पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन कोई भी पजल आप करोगे ना, जैसे मैं कोई भी पजल करूं तो मेरे को ये रहेगा कि यार बार बार कनेक्शन टूट रहा है, तो पजल का लेवल अच्छा है, तो हमें रिकनेक्ट करना होता है। और रिकनेक्ट कब करते हैं? जब हम असहाय महसूस करते हैं। और असहाय महसूस करते हैं तो जो हमारे पास कम से कम पॉसिबिलिटी, सबसे पहले कौन चीज मिल सकती है जिससे हमें थोड़ा तो तिनके का सहारा मिल जाए? भाई मैं कह रहा हूं आग लगा देंगे, काइंड ऑफ। आता है नहीं आता है? हम सारा ढूंढ रहे होते हैं और फिर उस आदमी से बात करते हैं कि जिस आदमी से शायद 2-4 बार बात करने पे बात जल्दी बन सकती है, और उस आदमी से बाद में बात करते हैं जिसके बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा तो मोटिवेशन टूट जाएगा ना तब तक। गेट योर पॉइंट? तो ऐसे ही है। तो वो सारा कौन होता है? जिसके लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस होते हैं। ओके, ये थ्योरी भी मैंने ऐसे नहीं है, ये थ्योरी भी मैंने ऐसे ही सोच सोच के और बना के, ये कोई लिखा हुआ पार्ट नहीं है थ्योरी का, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये अप्रोच है जो डेवलप होती है, इन्वॉल्वमेंट से डेवलप होती है। ऐसे धर धर बनाते जाओ, ये करते जाओ, नहीं। तो इसलिए सिंगल बेस में एक थ्योरी है, और थ्योरी है वो कनेक्ट है, और उस कनेक्ट को आप समझ गए तो मल्टीपल बेस में जितने भी लोग करते हैं, इधर उधर से करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आधे ज्यादा जो पजल पढ़ाते हुए तो उनको खुद ही नहीं पता पजल है क्या। उसमें ऐसे नहीं चलना है, मास्टर बनना है तो कनेक्ट करना है। तो अभी हम क्या कनेक्ट करें बताओ? पजल हो गया खत्म, आप बैठे हुए आधे लोग, कनेक्शन दोबारा टूटा, दोबारा हिम्मत जुटाई, और क्या है अब इन BCE में से लीस्ट पॉसिबल कौन है? अब देखो C यहां पे नहीं है,
और ई यहां पे नहीं है। अब बच्चे, अब बी सी ई तीनों की तीनों अनकनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, और आप प्लेस कितने, 1 2 3 4 प्लेस है, इनमें से 3 जगह पे बी सी ई आ जाएगा। अब आपने देखा कि सी यहां नहीं है तो सी यहां हो सकता है, सी यहां हो सकता है, या सी या ई यहां पे नहीं है तो यहां हो सकता है, मतलब 3 पॉसिबल प्लेसेस बना दिए। शुरुआत में आपको 2 दे दिए, डिस्कनेक्ट करके फिर 3 दे दिए, तो हम क्या करेंगे, चेक तो करेंगे भाई, सी हमारा सहारा। तो सपोज करो हमने सी को यहां लिया फॉर एग्जांपल, तो बी और सी का जो डिफरेंस है, अब बी क्या है, बाकी के 3 में हो सकता है। अगर मैं 54 का 69 के साथ डिफरेंस देखूं तो 15 आता है, लेकिन वो तो ई नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। 54 का मैं 25 के साथ देखूं तो 29 आएगा, नहीं 29 आएगा, 29 तो ई हो नहीं सकता। और 54 का मैं 15 के साथ देखूं तो 39 आएगा, और 39 भी नहीं हो सकता। मतलब यह है कि भाई सी तो यहां नहीं हो सकता। दिस काइंड ऑफ अप्रोच कि आपने पॉसिबल प्लेस, वन ऑफ द पॉसिबल प्लेस कैंसिल आउट कर दिया, नाउ यू आर वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपने सी को यहां सोचा तो रिमेनिंग में आप कंपैरिजन करोगे, 25 के साथ 15 किया तो 10 का डिफरेंस है, इज नॉट पॉसिबल। 25 के साथ 54 किया 29 इज नॉट पॉसिबल, और 25 का 69 के साथ किया तो 44 ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या हो गया, नाउ इट्स अ हैप्पी मूवमेंट, खेल खत्म। तो क्या हो गया, सी इज कैंसिल, सी कंफर्म हो गया। अब 15 का 25 के साथ 10 आता है, सॉरी। 15 का 54 के साथ 39 आता है, सॉरी। 15 का 69 के साथ 54 आएगा, डन। और रिमेनिंग परसेंटेज, तो पजल ये मेरी बहुत फेवरेट पजल है, मैंने कई बार पढ़ा है इसको, लेकिन इस पजल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माध्यम भी तो चुनूंगा, और इसे हम टीचिंग स्किल्स कहते हैं। मैं आपको 50 पजल करा दूं, आपको तरीका ही नहीं समझ में आया, 50 पजल तो कर ली, 51 वाली नहीं हो पा रही, ये नहीं है। तो आपको अभी इस तरह से मूव ऑन करना है, अभी आपके पास समय है। मैं आपको अपने शब्दों से बार बार ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि नया साल भी स्टार्ट हो ही रहा है। तो आपको कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, इन्वॉल्वमेंट के साथ। जैसे सोलॉजिज्म है, सोलॉजिज्म आपने देखा मेरे को पढ़ाते हुए, देखा ही होगा। मैं सबसे बहुत खुश रहता हूं जब सोलॉजिज्म पढ़ाता हूं, जीता हूं उसे मैं, मतलब बहुत बेहतरीन आनंद लेके पढ़ाता हूं, और जो एग्जाम्पल बने वो बहुत ही एकदम, तो ऐसे करके मैं उसमें और स्ट्रांग हो गया। जब मैंने ऐसे पढ़ाना सीख किया ना, तो मैं ऑटोमेटिकली सोलॉजिज्म में स्ट्रांग हो गया, मेरे को पता नहीं चला कि मैं कब बेहतरीन हो गया उसमें। तो आप रीजनिंग के साथ थोड़ा ऐसे तालमेल बिठाओ, आपकी रीजनिंग आपकी हो जाएगी। है एक सवाल है बहुत बड़ा सा, जिसमें पहले से बेस नहीं दिया है। अब बेस नहीं दिया तो क्या करोगे, क्या क्या डेफिनेट मिल सकता है, वो हमारे लिए बेस का काम करेंगे, कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट ट्राई करिए। इसको साथ साथ करें क्या, मिलके, आप और हम। नहीं नहीं, कर तो लेना आप बाद में, मिलके करते। स्टार्ट बता दो मुझे, अच्छा स्टार्ट बता दो, छोड़ो अब ऐसे ऑब्जर्वेशन करके स्टार्टिंग बता दो मुझे। अच्छा ईयर का बेस तो बना नहीं सकते हम, है ही नहीं। तो जो चीजें आपके पास डेफिनेट हो सकती है, कोई भी पजल हो दुनिया की, या तो हम छोड़ेंगे और करेंगे। तो जो सहारा बन सकता है, सहारा सबसे पहले डेफिनेट का। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये पजल आप देख रहे हो, सबसे पहले तो यही है कि हाँ स्टार्टिंग जो जिसने पकड़ ली वो फिर तोड़ देगा इसको, मेन यही है इसका सीखना।
7% है, डिफरेंट ईयर्स हैं, आपने देखा। अच्छा 2019 का ये कैलकुलेशन हो रही है, 2019 का बेस ईयर तो है, बट एक्चुअली ईयर्स गिवन नहीं है, और ये भी कहा है कि किसी का जन्म 1965 से पहले नहीं हुआ है। तो पहले से बेस ईयर्स जो हम बनाते हैं, ईयर्स का बेस बनाते हैं, वो तो नहीं होएगा इसमें। अब क्या डेफिनेट चीजें हो सकती हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास किया। 7 कंट्रीज हैं, कोई बात नहीं। एन का 38 ईयर्स ओल्ड है, तो एन का जो एज है, ईयर है, वो निकल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन 2019 में हो रही है। तो अगर मैं 2019 में से 38 घटाऊं तो इसका एन का कितना आ जाएगा, 19। ये हमारा निकल के आ सकता है, लेकिन ये पहला पर्सन है, बाद का है, ये अभी डाउट ही है। फिर हम थोड़ा देख रहे हैं, तो उसने कहा एन और इराक के बीच में कोई भी जन्म नहीं लेता है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे, जस्ट पहले या जस्ट बाद में। फिर 3 पर्सन है इराक और ए के बीच में, और ए क्या है, ओ माय गॉड। तो हमें ये तो पता लगे पहला बंदा ए है, शुरुआत कर सकते हैं। तो अब जैसे आपको पता लगा, तो पहला बंदा कौन है, ध्यान देना, ए का कोई क्या आएगा, ईयर आएगा, उसका कुछ एज होगा, और उसका कोई कंट्री होगा। एक तरीका तो मिला। कितने लोग हैं टोटल, सबसे पहला ए है, तो ए के बाद कोई दूसरा होएगा, उसका बेस बन जाएगा, वो कोई तीसरा होएगा, और कोई क्या होएगा, फोर्थ होएगा, कोई फिफ्थ होएगा, कोई 6 होएगा, और कोई 7 होएगा। बोलो हाँ या ना। ए हमारा डेफिनेट है मेरे भाई। अब सुनो कहानी क्या है। कहानी ये है कि ए और इराक में कितने लोग हैं, 3% है ना, तो बाद में आएगा। तो 1 2 3 छोड़ के यहां पे हम कंट्री ले रहे हैं, तो ये कौन हो रहा, इराक हो गया ना। अरे हाँ या ना, ये हो गया इराक। अब इराक हो गया, तो एन यहां हो सकता है, या क्योंकि एन तो कॉन्जुगेटिव है, जस्ट पहले या जस्ट बाद में, कोई बात नहीं। आगे देखो, ओल्डेस्ट जो ए है उसका जन्म कब हुआ है, 70 से पहले, लेकिन इवन नंबर में हुआ है, और 65 से पहले कोई है नहीं। तो 65 70 के बीच में 66 या 68, इट मींस जो एन का ईयर है मेरे दोस्त, वो 1966 होगा या 68 होगा। और अगर वो 66 हुआ तो कितने ईयर का होगा, अरे 2019 में से माइनस कर दो ना, 53, और 68 हुआ तो 51। तो या तो वो होगा 53 या होगा, हमने लिख के चले, एक आइडिया हमें इतना दिया उसे। आगे देखो, कहता है नो वन बॉर्न बिटवीन ए एंड बिलोंग टू इंडिया, इंडिया इज डेफिनेट, पहले तो आ नहीं सकता, बाद में आएगा, सो इंडिया इज डेफिनेट। अच्छा जी, डी का जन्म हुआ है किससे पहले, बट एन से जस्ट पहले नहीं है, तो एन से पहले है दोस्त, तो लिख लो एन से पहले डी है, लेकिन जस्ट पहले नहीं है तो पहले, ठीक है। 4 साल का डिफरेंस है ए और डी में, 4 साल का डिफरेंस है ए और डी में। चलो हमें अभी डी का नहीं पता, तो लिख लेते हैं, टेंशन कोई ना लिखते, ईयर्स का डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डी एंड के सेम एज बिटवीन एन एंड एस, बड़ा टेक्निकल सी कंडीशन है। डी और के में जो भी ईयर्स का डिफरेंस आएगा वो किसका होगा, जो भी आएगा, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल का जो भी डिफरेंस है। अच्छा जी, पी का जन्म बिफोर हुआ है जेड से, और जेड का जन्म हुआ है एस के बाद। क्या कहता है, पी का जन्म हुआ है किससे पहले, और पी का जन्म किसके बाद है, यही तो बात है। अब सुनो, पी एस 11 साल बड़ा है पी से, और पी का जन्म हुआ है 1998, पी का जन्म है 1998, तो कितने साल का हो गया, 21 साल का हो गया, और इससे 11 साल बड़ा है एस, तो एस हो गया 32 साल का, 87, तो यहां लिख देता हूं 87, कोई दिक्कत नहीं है।
87। ये आपको बात समझ में आ रही है? क्या ही रहा है? तो अब सुनो, ये हो गया। P जो है हो गया, डिफरेंस बिटवीन K एंड P का 20 से ज्यादा नहीं है। K और P का डिफरेंस 20 से ज्यादा नहीं, K और P का जो डिफरेंस है 20 से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 20 ऐसे करके, तो मतलब 20 हो सकता है, 20 से कम हो सकता है, नहीं 20 भी हो सकता है ना, बात समझो, 20 से ज्यादा नहीं है, 20 का ही है, हो सकता है। कहता है जिसका यूएई में है, जस्ट बिफोर है किससे? जापान से, जापान से जस्ट बिफोर है यूएई, कोई बात नहीं। डिफरेंस ऑफ 7 ईयर्स है, यूके और ईरान में 7 ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। आगे कहता है नो वन बोर्न बिटवीन इराक एंड, अच्छा यूके हमारा यहां हो सकता है, या फिर यूके इराक में कोई बीच में बंदा नहीं है। ये हमारा पार्ट ए है एक्चुअली। पी का क्या नहीं है? पी का जापान नहीं है, तो यहां लिख देता हूं। ये पार्ट ए। अब इसमें दिमाग लगाने वाली बात क्या आएगी, देखो कहानी कैसे ट्विस्ट लेगी। मेरी बात सुनो आप, एन का जन्म कब हुआ था? ओ माय गॉड, एन का जन्म 81 में है, और एस का जन्म कब हुआ है? तो एन एस से पहले होगा, एन इज ओल्डर देन एस, एन इज ओल्डर देन एस ना। अगर मैं एन को यहां ले लूं तो एस ला के फलाने फलाने कैसे लाओगे? एन इज डेफिनेट, एन इज 81, सो एस देन पी देन जेड, ऑफ कोर्स एन इज नॉट पॉसिबल हियर, तो एन हमारा यहां ना होकर यहां पे क्या हो जाएगा? एन से पहले क्या है? जस्ट बिफोर नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन का क्या था? 19, तो इसका एज कितना है? ए और डी में 4 साल का डिफरेंस है, तो 4 साल छोटा ही होगा ना, डी छोटा होगा, तो या तो 1970 या 70, तो 4 साल छोटा होगा, तो या तो 49 या छोटा है ना। आ जाओ, एन के बाद कौन है? एस पी जेड, एस पी जेड हो गया, एस। अच्छा पी का क्या है? 98, 21, इसका 1987 और 32, ऐसे करके आ गया। बहुत अच्छे। यहां पे कौन बचा? पर्सन आर डन। अब सुनो, ईयर्स में ए और डी वाला केस डन, ये डन। डी और के में डिफरेंस कितना है? जो डिफरेंस है वो एन और एस का डिफरेंस होना चाहिए। अभी एन और एस में डिफरेंस कितना आ रहा है? एन और एस में डिफरेंस है 6 ईयर्स का, तो डी और के में क्या आएगा? तो के 6 ईयर छोटा होगा, बाद में है, और 6 ईयर छोटा होगा तो 1976 या 1978, तो ईयर कितना हो जाएगा? 6 साल छोटा है ना, तो 43 ईयर्स का होगा। या अब सुनो, उसने कहा था के और पी में पी एरा के एरा 20 साल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 20 साल से ज्यादा का नहीं है। अगर पी कितना 21 का, तो ये 43 का होगा, तो 22 साल का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो के है वो 41 का है, तो 20 साल का डिफरेंस तो हो सकता है। तो ये 43 कैंसिल करोगे तो कितना होगा? अरे 41 होगा तो 70, और ये इसी के रेस्पेक्ट में था ना। हाँ, तो ये 70, क्योंकि हमने सिस्टमेटिक बेस बनाया थ्री का, तो ये यहां से 70 कैंसिल है, तो ये 40, क्योंकि 6 ईयर का डिफरेंस था, और इसके रेस्पेक्ट में 4 साल का था, तो ये 51 है, 4 साल का था तो ये 60। अब सुनो, ये डन है, सारे डन हो गए। यहां पे लास्ट ये एक तो ये बचा है जेड का, कुछ तो होगा, यूके का और ईरान का।
7 साल का क्या है डिफरेंस है, यूके ईरान का। और जापान से इस पहले क्या है यूएई। अच्छा सुनो, जापान किसका नहीं था, जापान से पहले यूएई है। यूके वाला कोई केस है, यूके ईरान का 7 इयर्स का है। अरे सुनो यहां देख लो, यहां पे अगर मैं यूके रखता हूं तो 7 ईयर का डिफरेंस कैसे लाओगे आप, बात खत्म हो गई। यूके ईरान का 7 ईयर का डिफरेंस लाना है ना, ला ही नहीं सकते, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, और यूके यहाँ पे हो जाएगा, तो 7 ईयर्स ऊपर तो नहीं जाएगा, छोटा तो हो ही सकता है, डिफरेंस बोला है उसने, डिफरेंस बोला है ना, तो ये कौन हो गया ईरान। जापान से पहले कौन है, और यहां पे बचा हुआ, बोलो राधे राधे, इतनी सिद्धम, और यहां पे आ जाए 14 आप कर लो 19 न 2000, ये सारा, जबकि मेरे आज सिर में दर्द है सुबह से ही, फ्री में पजल पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल को बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। वो क्यों, क्योंकि मेरा खून में समाया हुआ है फ्लो, इसलिए मैं हालत में नहीं हूं, बट फिर भी मेरे को यह कि मैं पढ़ा कर दूंगा कि वो भी पजल आ जाए, फ्लो तो अंदर बसा हुआ है ना, कि भाई ठीक है करना ऐसे है, हो जाएगा। तो आपको भी इस तरह से चलना है कि आप कितने भी कोई प्रेशर में हो, कितने भी पैनिक क्यों ना हो, कितने भी हालत सिचुएशन एग्जाम वाले दिन क्यों ना आ जाए, आपके खून में ऐसे बसा होना चाहिए कि फ्लो है। स्लोजिंग कितना भी तगड़ा दे दो मेरे को भी कर ही दूंगा, चाहे कितना भी सर में दर्द है। तो वो क्या है आपकी अप्रोच में, वो इन आपको समझ गए होंगे, ऐसे करके आपको पढ़ना है। अगर आप 2026 में सारे एग्जाम, एक नहीं कई एग्जाम क्लियर होंगे, मुझे है इसमें से भी क्लास में से भी मुझे 2-3 लोग हैं, मैं ऐसे नाम नहीं बता रहा हूँ, दूसरा मोटिवेट डिमोटिवेट ना हो, पर 100% होना है, समझे हिमांशी है होना है। आप में से ही हैं ऐसे लोग, बाकी जैसे जैसे प्रोसेस पकड़ेंगे उनका भी होएगा। कुछ लोगों ने प्रोसेस पकड़ ली है, और ये नहीं करना है कि एक एग्जाम को टारगेट करना है, बैंक मीन्स सारे देने, अपना कर्म करना, ऊपर वाला जो प्रसाद दे दे ले लेंगे, क्या टेंशन है, समझ रहे। तो सुनो फिर इसको तो कर दूं।